नमस्कार दोस्तों। मैं सरोज राणा। आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। यह बात 11 मई 2025 की है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस केस के बारे में। लक्ष्मण खेड़ा गांव की गलियां आज खामोश हैं, मगर हर दीवार, हर चौखट चीख चीख कर एक सवाल पूछ रही है। रिश्तों की कीमत अब बाकी कहां? धीरेन्द्र पासी, एक मेहनती ट्रैक्टर मालिक जो अपने खून पसीने से परिवार का पेट पालता था, आज उसकी चारपाई पर सिर्फ खून के छींटे बाकी हैं। आखिर किसने की उसकी हत्या? उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट से लक्ष्मण खेड़ा कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है, और इसी गांव में धीरेन्द्र पासवान अपने छोटे से परिवार, मां, पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ रहता था। धीरेन्द्र की उम्र 32 साल थी। धीरेन्द्र मेहनती था और गांव में ट्रैक्टर किराए पर देने का काम करता था। खेती बाड़ी हो या किसी को जमीन समतल करानी हो, धीरेन्द्र के ट्रैक्टर के बिना कोई काम नहीं होता था। वह खुद भी ट्रैक्टर चलाता था और जब जरूरत होती तो मजदूर को भी भेज देता था। गांव में उसकी इज्जत थी और उसके काम को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। धीरेन्द्र का परिवार बहुत छोटा था। एक बूढ़ी माँ जिनकी उम्र करीब 70 साल थी और जो अक्सर बीमार रहा करती थीं। पत्नी का नाम रीना पासवान था, जिसकी उम्र 30 साल थी। वह देखने में जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक जिम्मेदार भी थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, बातों में विनम्रता और व्यवहार ऐसा था कि उसे देखकर कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसके मन में कभी कोई उल्टा सीधा ख्याल भी आ सकता है। गांव की औरतें अक्सर रीना को एक आदर्श बहू और पत्नी का उदाहरण मानती थीं। धीरेन्द्र के घर की हालत भी ठीक ठाक थी। एक पक्का घर था जिसमें एक आंगन था, 2 कमरे थे और बाहर एक बरामदा था। कुल मिलाकर यह छोटा सा परिवार बिल्कुल खुशहाल था। पर किसे पता था कि इसी घर की दीवारों के भीतर एक दिन हैरान कर देने वाली घटना हो जाएगी। दरअसल 10 मई 2025 की रात धीरेन्द्र पासवान रोज की तरह थक हार कर घर लौटे थे। रात का खाना खाकर उन्होंने अपनी चारपाई बरामदे में बिछाई और वहीं सो गए। उनकी पत्नी रीना पासवान अपने 4 साल के बेटे के साथ घर के अंदर वाले कमरे में सो रही थी और घर की बुजुर्ग मां भी अंदर ही थीं। बीमार और उम्र की वजह से वह ठीक से सुन भी नहीं पाती थीं। उस रात सब कुछ शांत रहा, लेकिन 11 मई 2025 की सुबह जैसे ही रीना नींद से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर आई, उसकी नजर बरामदे में सोए अपने पति पर पड़ी। पासवान चारपाई पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी हालत देखकर रीना की चीख निकल गई, क्योंकि उनके सिर से खून बह रहा था। चारपाई और नीचे की जमीन तक लाल हो चुकी थी। पहली नजर में ही लग रहा था कि धीरेन्द्र की सांसें थम चुकी हैं। रीना दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भागकर वहां पहुंचे। गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया और कैसे हुआ। तुरंत साड़ थाना पुलिस को सूचना दी गई और जब गांव के और लोग जमा हुए तो रीना ने रोते हुए बताया कि उसके पति का कुछ दिन पहले गांव के ही 2 लोगों से झगड़ा हुआ था। एक का नाम कार्तिक यादव था और दूसरे का रविंद्र यादव। रीना ने बताया कि झगड़ा 10,000 रुपये को लेकर हुआ था और वह मामला थाने में भी गया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ समझौता करवाकर सबको वापस भेज दिया था। रीना ने रोते बिलखते हुए कहा, अगर उस दिन एफआईआर दर्ज हो जाती तो शायद मेरे पति आज जिंदा होते। पुलिस ने समझौता करा दिया और सब कुछ छोड़ दिया, और अब देखो, मेरा सुहाग ही उजड़ गया। गांव वालों को वह पुराना विवाद याद था और धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी कि शायद इस हत्या के पीछे वही पुराना झगड़ा है। अब धीरेन्द्र पासवान की मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था और गुस्से से भर उठा था, क्योंकि मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था। यह हत्या एक दलित युवक की थी जो समाज में बराबरी की बात करता था, मेहनत से जीता था। धीरेन्द्र पासवान दलित समाज से आते थे और यही बात इस केस को और भी संवेदनशील बना रही थी। जैसे ही खबर बाहर फैली, भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता गांव में पहुंच गए। उन्होंने सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। नारे और गुस्सा सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी, जब तक दोनों आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते तब तक हम धीरेन्द्र की डेड बॉडी को नहीं लेंगे। पुलिस के सामने हालात मुश्किल हो गए थे। एक तरफ हत्या की जांच थी तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ जन आक्रोश और राजनीतिक दबाव, क्योंकि धीरेन्द्र की पत्नी रीना बार बार 2 नाम ले रही थी, कार्तिक यादव और रविंद्र यादव का। वे दोनों पास में ही रहते थे और कुछ दिन पहले धीरेन्द्र से उनका पैसों को लेकर
झगड़ा भी हुआ था और मामला थाने तक गया था, लेकिन पुलिस ने दोनों के बीच सिर्फ समझौता कराकर वापस भेज दिया था। अब जब हत्या हो चुकी थी और भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था, तो पुलिस ने कोई रिस्क नहीं लिया। प्रेशर में आकर उन्होंने कार्तिक और रविंद्र को अरेस्ट कर लिया। एफआईआर दर्ज हुई, जेल भेज दिया गया और एक तरह से उस वक्त केस को सॉल्व मान लिया गया। लेकिन पुलिस को चैन नहीं था। जांच टीम के कुछ अफसरों को अंदर से कुछ खटक रहा था, क्योंकि जब पुलिस ने स्निफर डॉग यानी खून की गंध पहचानने वाले कुत्ते को बुलाया था, तो कुत्ता पहले डेड बॉडी के पास गया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया था। दरअसल वह कुत्ता सीधा घर के अंदर की तरफ चला गया था और आंगन के एक कोने में जाकर बैठ गया था। यही बात पुलिस वालों को अब भी खटक रही थी, क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता। अगर कोई कातिल बाहर से आया होता, तो कुत्ता बाहर ही चक्कर लगाता, लेकिन वह सीधे घर के अंदर गया और एक जगह जाकर बैठ गया था। इसीलिए पुलिस को शक था कि यह मर्डर करने वाला बाहर का नहीं है, बल्कि घर का ही कोई है। खैर, पुलिस अपनी जांच कर रही थी, लेकिन अब गांव के लोग भी चुप नहीं बैठे थे। उन्हें कुछ बातें अजीब लग रही थीं, क्योंकि जो दो युवक, कार्तिक और रविंद्र, पुलिस की गिरफ्त में थे, उनके बारे में गांव वालों को भरोसा नहीं हो रहा था। जब पुलिस वाले आपस में बातचीत कर रहे थे और फिर सब लोग दोबारा धीरेंद्र के घर पर इकट्ठा हुए, तो एक शख्स ने पुलिस से कहा, साहब, जरा वॉशरूम तो देखिए, वहां दो कपड़े पड़े हैं जिन पर खून के धब्बे हैं। पुलिस ने तुरंत वह कपड़े जब्त कर लिए और साथ ही एक और अहम बात नोटिस की। घर के अंदर ठीक उसी जगह जहां स्निफर डॉग जाकर बैठा था, वहां जमीन पर हल्के खून के निशान भी थे। अब तक जो शक सिर्फ दिमाग में था, वह शक अब शक नहीं रहा। पुलिस ने तुरंत जांच का रुख बदल दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम आई और सबसे पहले पूरे घर को, हर जगह को चिन्हित कर लिया गया कि कहां-कहां से सबूत इकट्ठा करने हैं। हर उस जगह से जहां खून का एक भी कण नजर आया, वहां से सैंपल लिए गए। वॉशरूम, आंगन, बरामदा, हर कोने को बारीकी से खंगाला गया। जब इन खून के नमूनों की जांच हुई तो साफ हो गया कि यह खून धीरेंद्र पासवान का ही है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ था। अगर हत्या घर के अंदर हुई, तो लाश बाहर बरामदे में कैसे पहुंची? पुलिस के मुताबिक अगर किसी के सिर पर भारी चीज से वार किया जाता है, तो खून का फव्वारा निकलता है। वह छींटे चारों तरफ फैलते हैं। लेकिन जहां धीरेंद्र की लाश मिली, वहां वैसा कोई दृश्य नहीं था। न वहां खून फैला हुआ था और न ही दीवार या छत पर छींटे थे। तो क्या हत्या कहीं और हुई और लाश को वहां लाया गया? इन्हीं सवालों के बीच गांव का माहौल अब और भी खराब हो गया था। दलित युवक की हत्या, राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ता दबाव, सब कुछ एक उलझी हुई परत की तरह सामने आ रहा था। लेकिन इन सब के बीच जिस पर किसी का ध्यान नहीं था, वह थी धीरेंद्र की पत्नी रीना, जो अब भी सबके सामने दुख की मूरत बनी घूम रही थी। हर कोई बाहर की तरफ देख रहा था, लेकिन एक अफसर ने पहली बार घर के अंदर झांक कर देखा। उसने गौर किया कि जो रीना पहले 2 दिन तक लगातार चीख-चीख कर रो रही थी, अब वह अचानक से बहुत शांत हो गई है। चेहरे पर न आंसू हैं और न ही बेचैनी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी सहजता थी। बस यहीं से शक की सुई घूम गई। सबसे पहले रीना का सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स निकलवाए गए और जैसे ही रिपोर्ट आई, तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। हत्या वाली रात जब धीरेंद्र की जान ली गई थी, ठीक उससे पहले रीना ने अपने भतीजे सत्यम से कई बार फोन पर बात की थी। अब पुलिस ने और भी ध्यान से जांच शुरू की। अब सवाल यह था कि जिस वक्त हत्या हुई, उस वक्त रीना कह रही थी कि वह घर के अंदर अपने बच्चे के साथ सो रही थी, तो फिर फोन पर वह किससे बात कर रही थी? पुलिस ने सत्यम का भी लोकेशन रिकॉर्ड खंगाला, तो पता चला कि उस रात उसकी मोबाइल लोकेशन धीरेंद्र के घर के आसपास ही थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं तो वॉक करने गया था। अब पुलिस को लगने लगा था कि कहानी में कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। फिर एक दिन रीना और सत्यम दोनों को थाने लाकर आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। सवाल सीधा था, रात के 11:30 पर जब तुम्हारा पति घर के बरामदे में सो रहा था, तुम कमरे के अंदर थी और फोन पर बात कर रही थी और तुम्हारे पति की हत्या हो रही थी। तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी? जबकि केवल 4 फुट की दूरी थी, एक दरवाजा ही तो बीच में था। क्या तुम सचमुच कुछ नहीं जानती? पुलिस ने कई सबूत एक-एक कर सामने रखे। रीना पर दबाव बनाया गया और कहा गया, अब भी सच बता दो,
तो शायद तुम बच जाओ, वरना ये सारे सबूत तुम्हारे ही खिलाफ हैं। ये सुनते ही सत्यम टूट गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं, सांस तेज हो गई और फिर उसने वह सच उगलना शुरू किया जिसने पुलिस को भी अंदर से हिला दिया। पुलिस के सामने उसने जो सच बताया उसने सभी को हैरान कर दिया। सत्यम ने स्वीकार किया कि उसका अपनी चाची यानी रीना के साथ शारीरिक और भावनात्मक रिश्ता था जो काफी समय से चल रहा था। धीरेन्द्र पासवान ने एक बार इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद सत्यम का घर में आना जाना बंद हो गया था और रीना पर भी नजर रखी जाने लगी थी। धीरे धीरे दोनों को लगने लगा था कि धीरेन्द्र अब उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है और अगर उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है तो इस रुकावट को हटाना ही पड़ेगा। यही सोचकर रीना ने इस हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। इसी बीच एक दिन धीरेन्द्र की गांव के ही दो युवकों कार्तिक और रविंद्र से किसी ट्रैक्टर के काम को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो बात पुलिस तक भी पहुंची थी, लेकिन मामला समझौते से निपटा दिया गया था। रीना ने इसी झगड़े को हथियार बना लिया। उसे लगा कि अब अगर कोई घटना घटती है तो सीधा शक इन्हीं दो लोगों पर जाएगा और वह खुद निर्दोष साबित हो जाएगी। 10 मई 2025 की रात जब धीरेन्द्र घर लौटा तो रीना ने उसके खाने में नींद की गोली मिला दी थी। धीरेन्द्र ने खाना खाया और बरामदे में अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। जैसे ही पूरा घर शांत हो गया तो रीना ने सत्यम को फोन करके बुला लिया। सत्यम पिछले रास्ते से घर में दाखिल हुआ और उसके हाथ में एक भारी लकड़ी का तख्ता था। उसने चुपचाप जाकर बरामदे में सोए धीरेन्द्र के सिर पर पूरी ताकत से वार किया और फिर वहां से भाग गया। रीना ने सब कुछ पहले से सोच रखा था। खून को पोंछा, अपने खून से सने कपड़े चेंज किए, खुद को साफ सुथरा किया और फिर घर के अंदर जाकर सोने का नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब रीना की आंख खुली तो सबसे पहले वह बाहर आई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। उसी ने सबसे पहले गांव वालों को आवाज लगाई और सबको बताया कि उसके पति की हत्या हो गई है। फिर उसने दो निर्दोष लोगों के नाम लेकर उन्हें फंसा भी दिया और पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक कॉल डिटेल लोकेशन और एक अफसर की नजर, यही सारी चीजें मिलकर उस साजिश को उजागर कर गईं, जो बाहर से मासूम दिखने वाली इस औरत ने बेहद शातिर तरीके से रची थी। सत्यम के जुर्म स्वीकार करने के बाद पुलिस ने रीना को भी हिरासत में लिया और उसी के बयान के आधार पर हत्या की पूरी साजिश को रिकॉर्ड में दर्ज किया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्तिक यादव और रविंद्र यादव को रिहा कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं थे। रीना और सत्यम को हत्या, साजिश और निर्दोषों को झूठे आरोप में फंसाने की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरी कहानी में सबसे कड़वा सच यह था कि वह औरत देह सुख में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह उस लड़के की चाची है। और चाची शब्द सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं है, बल्कि वह माँ जैसी होती है, जिसका फर्ज होता है कि जब कोई बच्चा गलत रास्ते पर जाए तो उसे समझाए, उसका हाथ पकड़े और सही दिशा दिखाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ एक औरत उसी लड़के के साथ रंगरलियां मना रही थी जो रिश्ते में उसका भतीजा था। उसे न अपना 4 साल का बेटा दिखाई दिया, न पति की ममता याद रही और आखिर में उसी पति को मरवा डाला जिसने उसके लिए घर बसाया था। कई बार अपराध सिर्फ कानून नहीं बल्कि रिश्तों की आत्मा को भी तोड़ देता है। इस कहानी में हत्या सिर्फ एक जान की नहीं हुई, बल्कि विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के भरोसे की थी। अगर इंसान की इच्छाएं बेकाबू हो जाएं, तो वह हवस में इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपना रिश्ता भी नहीं दिखता, बल्कि सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है। वीडियो में बताई गई जानकारी केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है। हम किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी आपसे न छूटे। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।